समय से पहले चल रहे हैं। माननीय प्रांत संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण एवं ग्राम विकास, पर्यावरण, जल संधारण, नदी विकास, तरह तरह के कार्यों में लगे हुए सभी कार्यकर्तागण, बंधु भगिनी, इससे तो आप लोग काम में लगे और आपका काम बढ़ रहा है, अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। अभी चाय के अवकाश में और डॉक्टर मुस्कुटे जी ने कहा कि भाई ये आपने जंगल में, मुझे नहीं कहा, जिन्होंने किया उनको कहा, ये आपने जंगल में मंगल कर दिया है। ऐसा कोई भी अनेक वर्षों के बाद इस परिसर में आता है तो उसको लगता है कि जंगल में मंगल हो गया, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उनका अलग से मार्गदर्शन क्या है? मैं तो घूमता रहता हूँ, करता तो कुछ नहीं। आपका काम देखकर कहीं चार बातें मैं बता सकता हूँ, ऐसी बात है। परंतु एक जहाँ मुझे बिठाया है वहाँ का एक, वहाँ की एक अनिवार्यता है, कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है। और करने वाले को बोलने का समय कम रहता है, बोलने वाले को ज्यादा समय देते हैं, तो ऐसा है। मेरे मन में एक विचार आया कि ये पुस्तिका ग्राम विकास से राष्ट्र विकास, ये ग्राम विकास से राष्ट्र विकास कैसे होता है? 7.25 लाख गांव है, शहर गांव मिलकर स्थान है, तो जितने ग्राम है उनका विकास हो गया, तो उन सबका विकास जोड़कर राष्ट्र का विकास, ऐसा नहीं है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इसको सोचते हैं तो पता चलता है। नर्मदा की हम चिंता कर रहे हैं, नदियों की चिंता कर रहे हैं, पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, और अर्बनाइजेशन के युग में गांव के विकास की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में जो विकास चल रहा है, हम भी बताने में कुछ बातें कहते हैं कि गांव के लोगों की आय बढ़ गई, उनके पास पैसा आ गया, गांव में 10 सुविधाएं हो गई। तो दुनिया भर में विकास की व्याख्या तो यही है, लोगों के पास पैसा आ जाए, लोगों को सुविधाएं। तो दुनिया भर का जो विकास है वो तो ग्रामों को चाहता ही नहीं, वो तो शहरों को चाहता है, तो परंपरागत तकनीकों को चाहता ही नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहा है। आप हाथों को काम दे रहे हैं, वहां हाथों को काम न करना पड़े इसकी चिंता हो। तो हम ग्राम विकास कर रहे हैं, सारी दुनिया का विकास इस दिशा में जा रहा है, इसकी उल्टी दिशा में लगभग हम जा रहे हैं। क्यों? इसको सोचना चाहिए तो पता चलता है। आखिर सारे विकास वगैरह का लक्ष्य होता है मनुष्य को सुख चाहिए, भय नहीं चाहिए, अभाव नहीं चाहिए, सुरक्षितता चाहिए, समृद्धि चाहिए और जीवन में आनंद चाहिए। तो विकास का लक्ष्य तो ये, विकास करना यानी क्या? सुरक्षितता है, समृद्धि है और जीवन में आनंद है, प्रसन्नता है। प्रकृति में जो होते रहता है तो होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे जन्मा हुआ मनुष्य मरता ही है, तो कितना भी आपको आनंद चाहिए, लोग तो मरते ही है, परिवार में भी मृत्यु होती है, सब सबको झेलना ही पड़ता है।
वो उस मर्यादा को अगर छोड़ दिया तो बाकी सारा आनंदपूर्ण, समृद्धिपूर्ण और सुरक्षित ऐसा चाहिए। ये नहीं है इसलिए ये चाहिए। ये नहीं क्यों है? तो बहुत कारण बता सकते हैं, बहुत एक एक समस्या पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन सबका सारांश निकाला तो मूल में 3-4 बातें ऐसी मिलती। पहली बात यह है कि हम लोग जब संबंध जोड़ते हैं तो सुरक्षित भी होते हैं और आनंद भी मिलता है। भैया जी ने कहा संवाद करो। संवाद करना क्या है? संवाद तब होता है जब संबंध रहता है। संबंध नहीं है तो संवाद नहीं। संवाद होता भी इसलिए है कि संबंध जुड़ता है। लेकिन दुनिया ने 2000 साल पहले से ऐसा मानकर चलना प्रारंभ किया कि हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। हर वस्तु, हर व्यक्ति दुनिया में अकेली अकेली है और अलग है, किसी से कोई संबंध नहीं। और इसलिए अगर मैं अकेला ही हूं और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है तो मेरी चिंता तो मेरे तक मर्यादित रहेगी, मैं ठीक रहूं, बाकी दुनिया का जो होना है वो। अंग्रेजी में एक वाक्य है, एवरीवन रन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हैंडल। एक राक्षस लगा एक समूह के पीछे, वो लोग भागने लगे। तो हर एक ने ऐसा विचार किया कि अपने को बचाओ, इसलिए जोर से भागो, जो पीछे रहेगा उसको राक्षस खाएगा। इसलिए सब लोग राक्षस के पहुंच से बच के आगे जा रहे हैं कि नहीं, इसकी चिंता किसी नहीं है। मैं बाहर हूं कि नहीं राक्षस के पहुंच, इसकी चिंता सबने की। तो आखिरी आदमी को राक्षस खा गया, उसके पहले जो था वो आखिरी हो गया, उसको भी राक्षस खा गया, उसके पहले था वो आखिरी हो गया। ऐसा करते रहते राक्षस सब। अगर मिलकर मुकाबला करते तो शायद राक्षस खा गया। अभी जो प्रचलित विकास है दुनिया का वो इस प्रकार चलता है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हैंडल। मनुष्य का विकास होना है, सृष्टि का क्या होता है चिंता होता है। अभी भी आज भी भाषण बहुत देते पर्यावरण पर, सारे देश एकत्रित होकर सबमिट करते हैं और कितने कितने गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन किसी फैक्ट्री ने अपना कचरा नदी में छोड़ना बंद किया है क्या? या जिस कारण कचरा होता है नदी में छोड़ना पड़ता है उस रीति को त्याग दिया है क्या? ऐसा नहीं। से पहला कारण ये है कि सब मानते हैं हम कुछ नहीं, हम अकेले, बाकी कोई किसी का नहीं। दूसरा कारण है अब मुझे ही ठीक होना है, मुझे ही सुखी होना है, बाकी चिंता करने का कारण नहीं। लेकिन बाकी ये लोग तो है, तो मुझे सुखी होना है, तो सुखी होने के दौड़ में आप सब लोग भी हैं। तो मैं तभी पहला बनूंगा जब आप सबको मैं पीछे रखूं। इसलिए आप सब लोगों के सुख के साधन आदि मेरे हाथ में रहने चाहिए। सब मेरे पास है तो मैं सुखी बनूंगा, सब मेरे पास नहीं है तो आपके पास जाएगा तो उतना कम सुखी मैं रहूंगा। ये सारी बातें केंद्रित करो, केंद्रित करो, केंद्रित करो, तो सब कुछ शहर में केंद्रित हो गया, शहर से महानगर में चला गया। दुनिया के राष्ट्रों में कुछ ही राष्ट्रों में जा रहा है सब। संपत्ति का केंद्रीकरण, अधिकार का केंद्रीकरण, संपत्ति के साधनों का, संपत्ति के जो उद्गम है उसका केंद्रीकरण, वो सारा अपने हाथ में रखना, अपनी सुविधा के अनुसार बाकी लोगों को देना, असुविधाएं तो नहीं देना, और बहुत ही ज्यादा असुविधा है तो जिनको नहीं देना उनको समाप्त ही करना।
तो विकास भी हमारा अकेले का ऐसा सोचकर ही चलता है, केंद्रीकृत। केंद्रीकृत होने के कारण शोषण बढ़ता है, शोषण के कारण दरिद्रता आती है, समृद्धि आती है। सारी दुनिया के सारे समस्याओं की जड़ इन्हीं बातों में, इन दो बातों में। और इसलिए हमारी अपनी जो विकास की कल्पना है, भारत की विकास की जो कल्पना है, जो परंपरा से चलती है, केवल परंपरा से चलती आई ऐसा नहीं है। हम सबसे प्राचीन राष्ट्र है, इसलिए सब प्रकार के जीवन की उतार चढ़ावों का अनुभव हमारे पास है। और हजारों वर्षों के अनुभव में से एक जीवन पद्धति, एक विकास का प्रतिमान, जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके विधि निषेध हमने तय किए। और उसके अनुसार हमारे यहाँ एक खेती का ही उदाहरण है। सबसे पुरानी खेती भारत में है। आखिर दुनिया में प्रगत देशों की खेती भी 600-700 साल से पुरानी नहीं है, 1000 साल की ज्यादा। 6000-10,000 साल खेती होने के बाद भी हमारे यहाँ आज भी हमारी जमीन देती है, पर्याप्त देती है। हमने जब से रासायनिक खेती, मशीन की खेती सीख ली, तब से हमारी जमीन का क्षरण हुआ है। उसके पहले तो इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ऐसी प्रत्यक्ष ऐसी अवस्था आज थोड़ी घसर गई है, और कारण ये सब है। बाकी दुनिया में जमीन अफ्रीका जैसी कुमारी जमीन में गए, कभी किसी ने उसमें से कुछ निकाला नहीं था। 400 साल में जमीन को ऊसर कर दिया, बंजर कर दिया। क्योंकि तरीका जिन बातों पर आधारित है वो बातें यही है, मुझे बड़ा होना है, इसलिए जितना चूस सकते हैं चूसो। जिससे चूसना हो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज ही चूस लो जाना। सोने की अंडी देने वाली मुर्गी है तो मुर्गी क्यों काटना? हमारे ऐसा नहीं है। हमारे हमने ये बहुत सीखा है, अनुभवों से गए हैं। उसके बाद हमने एक ऐसा तरीका विकसित किया जिसमें पहली बात हमने सब लोगों को संस्कार दिया, हमारा संबंध है। हम सृष्टि को चूसने वाले, सृष्टि के मालिक नहीं है। हम सृष्टि की संतान हैं, उसके साथ हमको रहना है। उससे लेना पड़ता है तो लेंगे, लेकिन दाम दुगना वापस करेंगे, इस प्रकार से लेंगे, शोषण नहीं करेंगे। दोनों हमारा विकास अकेले का विकास हो नहीं सकता। मैं अकेला बड़ा नहीं हो सकता जब तक मेरा परिवार बड़ा नहीं होता, मैं बड़ा नहीं हो सकता। और गांव में हमारा परिवार बड़ा है, उससे नहीं, गांव के सब लोग सुखी होने चाहिए, तब हमारा परिवार स्थिर हो जाए। और एक गांव ठीक है, उससे काम नहीं होता, सारा जनपद ठीक रहना चाहिए। और एक जनपद से काम नहीं चलता, पूरा राष्ट्र ठीक होना चाहिए। और एक राष्ट्र सारी दुनिया को ठीक रखने के लिए बड़ा। और इसलिए हमने संबंधों को मानकर अपने विकास का तरीका बनाया। और दूसरी बात, ऐसा करना है तो ये अनिवार्य है कि मुझे मेरा विकास करना है, आपका विकास भी होना चाहिए। ये देखना है तो मुझे कुछ आपके हाथ में भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वावलंबी नहीं है उसका विकास हो नहीं सकता। मराठी में नाटक हो गया, नाटक लिखा गया, सावरकर जी का ही लिखा है, संन्यास्त खड्ग। वो नाटक में की परवशता पाश दैवी ज्याचा गळा लागल। जो परवशता के पाश जिसके गले में पड़ गया है, उसकी हालत क्या होती है? कष्ट थोर सौख्य थोर इतरास है। सुख सबको मिलता है, बाकी लोगों को, कष्ट केवल इसको झेले। तो जो पर निर्भर हो जाता है वो कष्ट नहीं रहता, वो सुखी हो नहीं सकता।
और इसलिए संपत्ति विकेंद्रित हो, अधिकार विकेंद्रित हो, साधनों की मालमत्ता, साधन किसके, वो विकेंद्रित हो, और ये समझ में आ जाए सबके कि ये किसी के नहीं है, ये भगवान की है और हम उसके ट्रस्टी हैं। जंगल किसका है? आज की प्रचलित व्यवस्था कहती है जंगल सरकार का है। हमारे यहाँ सरकार का कुछ नहीं था, राजा प्रजा का उपभोग शून्य सेवक था, उपभोग शून्य स्वामी के, वो सेवा करता। जंगल में रहने वाले लोग संभालते थे, वो भी मालिक नहीं थे, वो ट्रस्टी थे। जंगल संभालना और जंगल का उपयोग समाज को जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए, इसको देखें, और जंगल भी ठीक रहे, ये भी देखें। ऐसे जहां जो है वहां का जो प्राकृतिक सारा निधि है उसका जतन करना, रक्षण करना, उसका ठीक से उपयोग हो, ये देखना, ऐसी ट्रस्टीशिप की भावना से हमने किया। इसका मतलब हमने अधिकारों को विकेंद्रित कर दिया, हमने संपत्ति को विकेंद्रित कर दिया, हमने सब बातों को विकेंद्रित। आज के तारीख में दुनिया फिर से सोच रही है, और ये तरीका हमको मिले इसलिए भारत की ओर, इसलिए भारत को फिर से उस तरीके की ओर वापस जाना पड़ेगा। अभी गांव उजड़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, उसका एक स्वाभाविक परिणाम है अपराध बढ़ते हैं। गांव छोटे होते हैं, गांव में सब पर सबकी नजर रहती है, गांव में संबंध होते हैं, इसलिए गांव के बुजुर्ग किसी भी वर्ग के हो, उनके आंखों की शर्म रहती है। एक धाक रहती हुई देख रहा है, टोकते भी है, कुछ इधर उधर हो गया, और सारा गांव मिलके जो सत्य है वो ठीक है, उसके पीछे खड़ा हो जाता है। शहर में ऐसा है नहीं, कोई किसी का नहीं है। इसलिए गांव का आदमी जब जाता है शहर में, और शहर में भी नौजवान लड़के, पैसा शहर में ज्यादा हाथ में आता है, ये तो बात है। तो पैसा हाथ में आता है और देखने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। तारुण्यम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, जवानी है, धन संपत्ति है, प्रभुत्व है ही, क्योंकि जो प्रभु यानी बड़े बुजुर्ग है वो यहाँ नहीं है, ये अपना मालिक है, और जवानी है तो अविवेक तो है। एक एक भी बड़ा नाश करते हैं, चार एक साथ आए तो क्या होगा, वो हो रहा है। तो ये जो सारी चलती आई हुई 2000 वर्षों से व्यवस्था है, उसमें सुख नहीं है, उसमें मनुष्य का मनुष्य इस नाते विकास नहीं है, मनुष्य पशु बनते चला जाता है, ये पक्की बात। वो अच्छा खाएगा पिएगा, सब कुछ अकेला ही खाएगा, एक बार में खाना नहीं होता तो बचा के रखेगा, दूसरों को उसके उपयोग के लिए जितना देना है उतना देना, ऐसा वो करेगा, और इसके अलावा कोई विचार नहीं करता, ये पशु करता है। ये मनुष्य का विकास मनुष्यता में है, मनुष्य की मनुष्यता बढ़ाना यानी विकास। उसकी व्यवस्था क्या है? उसकी व्यवस्था वो है जिसके हम प्रयोग, ये हमारे यहाँ प्रचलित थी, और उस समय हम विश्व गुरु थे, वैभव में भी सबसे सिरमौर थे, पराक्रम में भी सबको हमारे तलवारों की धाक थी। इतना सब होने के बाद भी हमने किसी का अपकार नहीं किया, किसी को गुलाम नहीं बनाया, किसी को लूटा नहीं, हमने सबको सुसंस्कृत किया, सबको ज्ञान दिया, विद्याएं दी, सबको जीवन का तरीका बताया। फिर से ऐसे भारत की आवश्यकता दुनिया को है, भारत के अपने सुख के लिए इसी तरीके की आवश्यकता है, क्योंकि बिना इसके सुख ही नहीं हो सकता, और भारत के एक एक व्यक्ति का सुख भी भारत के सुख में है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखना है। विकास क्या है?
विकास का एक अनिवार्य अंग है। लोगों के पास धन संपत्ति चाहिए, साधन चाहिए, धन साधन के बिना होता नहीं। आपने कहा कि पैसे के सिवाय हो नहीं सकता, ये बात सही है, लेकिन पैसा भी आखिर आता कहां से और पैसा कहां तक चल सकता है? पैसा खा नहीं सकते। 500 रुपया आपके पास है तो 500 रुपये का गेहूं नहीं है या चावल नहीं है, पैसा खा के तो आप पेट भरने वाले नहीं है। तो अर्थ की आवश्यकता है, साधन धन की आवश्यकता है, लेकिन उसकी एक मर्यादा भी है। मनुष्य ने ये सीखना, सुखी होने की इच्छा बहुत होती है, सुखी होने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन अकेला मैं सुखी नहीं हो सकता, सबको सुखी करूंगा, उसके लिए थोड़ा गति मेरी कम करनी पड़ेगी, सबके साथ ऊपर आना पड़ेगा, तब मैं सुखी बनूंगा। तो इसलिए मेरी इच्छाओं का भी कुछ संयम करना पड़ता है। मुझे ही सब कुछ चाहिए ऐसा नहीं भाई, सबको मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, मेरे पास है बांट के खाऊं, यह स्वभाव बनना। इसलिए जो करते हैं कि पद्धति, हम ग्राम विकास कर रहे ऐसा नहीं है, हम कार्यकर्ता गांव का विकास कर रहे बात सही है, लेकिन ऐसा ही करेंगे तो कुछ दूर तक ये जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। आप विकास अगर कर रहे गांव का, तो आपके बाद उस गांव का विकास कौन करेगा? आप जब तक गांव का विकास कर रहे हैं तब तक आपको गांव वालों को विकास कराने में लगाना होता है। इसलिए हमारी पद्धति ऐसी है, विकास के 1000 तरीके हमको पता भी है, लेकिन हम उस गांव में लोगों को इकट्ठा करते हैं। पहले वही समिति बनाओ, सब भेद और स्वार्थ छोड़कर बैठो और पूरे गांव के हित का विचार करो, और अपने बलबूते जितना करते हो उतना करना प्रारंभ करो। सरकार वगैरह आएगी बाद में, जब आना हो आएगी, नहीं आना हो नहीं है, कुछ बिगड़ता नहीं। रोज मैं एक उदाहरण देता हूँ इसी यात्रा में, आपको पता होगा, ऐसे ही ग्राम विकास का प्रयास चलता है जो गुजरात महाराष्ट्र के सीमा पर सतपुड़ा के पर्वतराजी में एक बारीपाड़ा नाम का गाँव है, वो 7500 घरों का गाँव, और पहाड़ जंगल, तापी नदी है लेकिन बहुत दूर है, तो पानी कम, एक बार जैसे वैसे खेती होती है, तो दारिद्र्य था। तो सोचा, अपने कार्यकर्ता ने सोचा, गाँव वाले बैठे कि अपने को गरीबी हटाकर अमीर होना है। कार्यकर्ता ने उनको कहा, पहले ये तय करो अमीरी क्या है। देखिए हम जो कर रहे हैं उसकी दिशा, पहले ने कहा ना, एक अलग दृष्टि मिलती है, वो कार्यकर्ता स्वयंसेवक है, उसको दृष्टि मिली। उसने पहला प्रश्न नहीं किया अमीरी क्या है, पहले तय करो, इसी बैठक में तय करो। तो फिर सोचना शुरू किया, तो तय ये हुआ कि बैंक में पैसा अपना कितना है ये अमीरी नहीं है, ये पैसा आता कहां से है। तो हमारे लिए गांव में पानी साधन मिला तो पैसा है, जंगल है उसके भरोसे कुछ, पहाड़ है उसके भरोसे कुछ, तो इसको ठीक रखो, ठीक करो, तो पैसा अपने आप आएगा। तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात वगैरह करके उनको कहा कि 1300 एकड़ का हमारे गांव का जंगल है, वो हम रखेंगे, रक्षा उसकी हम करेंगे, आप हमको अनुमति दो। कुछ भले लोग होंगे सरकारी नौकरी में उस समय, उन्होंने उनको अनुमति दी, इन्होंने भी संबंध वैसे रखे हो। 1300 एकड़ जंगल की रक्षा का मिलता, चारों ओर से पहाड़ है, बीच में गांव है, पहाड़ों पर जंगल है 1300। तो उन्होंने वहां खंती लगाई और पानी पहाड़ पर गिरने वाला गांव में आए, ऐसी व्यवस्था की। जंगल की रक्षा, बाहर से कोई घुसेगा नहीं जंगल में, और गांव के भी प्रत्येक परिवार को साल में
केवल 20 किलो लकड़ी जंगल से उठाने को मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये कर दिया, जो नियम तोड़ेगा उसको सजा, और उसका पालन किया। फिर सारा पानी गांव में आने लगा, तो कुएं, फिर 3 कुएं थे गांव में, वो 12 मास भरने लगे। धीरे धीरे पानी पर्याप्त हो गया तो 3 बार फसल लेने लगे। आज की स्थिति है 7 गांवों को पाइपलाइन से पानी, गांव में कुछ नहीं था, सबके अपने घर हो गए। 3 भूमिहीन थे, 3 परिवार। उन 3 परिवारों को बाकी परिवारों ने अपनी जमीन काट कर दी, 7-7 एकड़ सबको भूमि वन बना। जंगल के उत्पादों का प्रसंस्करण आगे आगे करके उसका भी वह लाभ लेते हैं। और गांव में 12वीं तक का विद्यालय आ गया है। हर घर से बच्चा बाहर पढ़ने के लिए 12वीं के बाद तो जाएगा ही, जाता है, लेकिन अगर 2 बच्चे हैं तो एक गांव में रहेगा, दूसरा पढ़ाई होने के बाद अन्यत्र जा सकता है, लेकिन पढ़ाई होने के बाद भी एक गांव में रहेगा। किसी को बुलाया नहीं, सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही किया। तो 13 साल के बाद सरकार को पता चला कि ऐसा भी एक गाँव है, क्योंकि उनको 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके थे। तो मंत्री महोदय आए गाँव में, ग्राम सभा हुई, बताया, देखा उन्होंने, बहुत ही हर्ष निर्भर हो गए, गदगद हो गए, और गाँव वालों को कहा उन्होंने क्या चाहिए था। तो गुड़िया खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब है, हम कर लेंगे, बीच बीच में आते रहिए बस। ऐसा है, सरकार का एक स्थान है, सरकार की योजनाओं का महत्व है, उसका लाभ लेना चाहिए, लेकिन उसके बिना रुकने की जरूरत नहीं। हम करते चले जाए तो बाकी सब पीछे आ गए। लक्ष्मी जी को जो मांगता नहीं है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे आती है, ऐसा है। और इसलिए हमने ये किया है कि गांव वालों को बिठाया, अपने गांव का विचार करो भाई, कैसा होना चाहिए। लेकिन हमको ये भी बात बतानी पड़ेगी ना, असली विकास अगर करना है, गांव समृद्ध हो गया उससे नहीं, गांव सुसंस्कृत हो गया, सुसंस्कृत है अपने गांव पहले से, परंतु बीच के काल में बहुत शरण आ गया। ये बात सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से ये अपना ये गांव आधार था, विचार करो अपने इतिहास का, तो सारी इतिहास की प्रतिभाएं अपने इतिहास की कहाँ से आई है। अपने यहाँ शहर बहुत ज्यादा नहीं, गांव से है। विक्रमादित्य के नवरत्न एक एक को देखो कहाँ से आए, गांव से। हमारे गांव में ज्ञान भी था, गांव में प्रतिभाएं थी, विद्या थी, केवल संपत्ति नहीं, संपत्ति भी थी, क्योंकि किसान मेहनत करता था तो प्रकृति उसको देती थी। कारंजा लाड नाम का गांव महाराष्ट्र में, वहाँ की कहानी ऐसी बताते कि अरब व्यापारी जा रहे थे, कस्तूरी लाद कर उनको ऊपर, और उस रास्ते से दक्षिण में जाते हैं, पुराना वो रास्ता है व्यापारी रूट। तो ये अपना नया घर बना रहा था खेत में ही, उसका गारा करने का काम चल रहा। तो ऊँट देखे उसने, ऊँट पहले उधर तो ऊँट आते नहीं थे, ऊँट देखा, ऊँट पर क्या है, क्या लादा है, कस्तूरी। तो कस्तूरी, अच्छा बेचने के लिए, हाँ क्या भाव है। तो वो हंसा व्यापारी, मिट्टी में खेल रहा है, गारा कर रहा है, कस्तूरी का भाव पूछ रहा है। उसने कहा इसके भार के बराबर सोना देना पड़ता है, कब मिलती है। तो फिर उसने रोक दिया, 3 ऊँट थे, तीनों को रोक। उसने कहा चलिए सौदा कटाता हूँ आपके साथ। गाँव में ले गया अपने घर में और कहा कि अंदर चलो, और अपना एक कमरा खोल दिया। तो जा अंदर जा, जितना उठाना है उठा दो। सोने की ईंटों से कमरा बना, सौदा तो फटी गया, उनको मिल गया। उन्होंने कहा अब इसको कहाँ खाली करना, कस्तूरी तो वापस चलो। खेत में ले गया, जहाँ वो गारा कर रहा, उस गारे में कस्तूरी खाली कर।
एक किस्सा है कि क्या है, लेकिन इतनी समृद्धि हमारे पास थी, ये बात सही है। केवल समृद्धि नहीं, तो हम विकास करेंगे। अभी तो हमारे गांवों को दरिद्रता से ऊपर लाना है, पहली स्टेप वही होगी। भूखे भजन न होए गोपाल, ये बात पक्की है। लेकिन भजन करवाने वालों को ये याद रहना चाहिए कि उसके साथ साथ हमको फिर से एक जीवन की दृष्टि पुनरुज्जीवित करनी है जो हम भूल गए। इसके चलते उन्नति होगी। दरिद्रता भी उसी के कारण आ गई है, कोई सुविधा नहीं, ऐसा भी हो गया। और हमको अकेले को नहीं जीना है, हमारे गांव को अकेले को नहीं जीना, पूरा देश जिएगा तो हमारे गांव जिएंगे, ये दृष्टि भी ढीली हो गई। इसलिए हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए जो लड़े, उत्थान के लिए जो लड़े, उन लोगों में भी ये बात आ गई कि गांव किसी काम का नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि क्या ग्रामों की बात कर रहे हैं। देश पर जब परकीय आक्रमण के हमले आए, गांव तो अपना जीवन सुख से जी रहे थे। ऐसा सदा सर्वकाल नहीं हुआ, लेकिन आखिर में ऐसा होने लगा। तो मुझे जीना है, वैसे सारे विश्व को जीना है, मेरे राष्ट्र को भी जीना है, मेरे जनपद को भी जीना है, मेरे परिवार को भी जीना है। इसका भान रखने वाला मनुष्य होना चाहिए। वो जिंदा रहे तो ये सोचेगा, इसलिए पहले उसके जिंदा रहने का प्रबंध करना। लेकिन ये कहां तक ले जाना, वहां तक ले जाना, और इसमें वो सहभागी होना चाहिए, तब ये होगा। नहीं तो नेता के पीछे लोग जाते हैं, नेता है तब तक जाते हैं, नेता का जितना सामर्थ्य है तब तक उसके साथ रहेंगे। लेकिन नेता जाने के बाद अनुकरण नहीं करते, पूजा करते, जयंती पुण्यतिथि मनाते, परंतु उसके जैसे हम बने इसका प्रयास नहीं करते। हमको खिलाना है किसी को तो पहले हाथ धुलवाते हैं, फिर बिठाते खिलाते हैं। वैसे ही पहले हाथ धुलवाने हैं, यानी बाकी स्थितियां ठीक करनी। खिलाना हमको क्या है, खिलाना ये भाव देता। मनुष्य का विकास मनुष्यता में, समृद्धि वगैरह ये परिस्थितियां उत्पन्न करती है, इसमें मनुष्य मनुष्यता का निर्वाह कर सकता है। और इसलिए उसकी चिंता तो करनी है, परंतु उसकी चिंता करते करते उसमें से ये मनुष्यता उसको देनी। इसलिए हमारा सारा प्रोसीजर है। इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि गांव का विकास हो गया। पहली बात ये देखनी चाहिए कि गांव के प्रत्येक मनुष्य तक हम पहुंचे कि नहीं। कभी ऐसा भी सर्वे कीजिए, प्रभात ग्राम के उदाहरण है यहाँ, तो गांव का एक एक व्यक्ति, बच्चों से लेकर तो बूढ़ों तक, सबके पास हम पहुंचे, सबके पास ये विकास पहुंचाएंगे। और अपनी अपनी हैसियत से सबका योगदान लेने का हमारा प्रयास है कि नहीं, कुछ ना कुछ सबसे इसमें योगदान करवाना। दूसरी बात है कि गांव में सद्भावना कितनी बड़ी, विभिन्न जाति वर्ग अपने यहाँ है गांव में, पंथ संप्रदाय थोड़े बहुत और ज्यादा नहीं, लेकिन जाति मिलती है गांव में। तो जाति भेद की भावना तो नहीं है, केवल इतना नहीं, आपस में सद्भावना है। इसी जाति बिरादरी की बैठक में मैं कहता हूं कि जाति बिरादरियों के प्रमुखों को तो 3 प्रकार से सोचना चाहिए कि मैं मेरे जाति का धुरीण हूं, बूढ़ा नेता हूं, तो उनके सुधार के लिए मैं क्या करूं। फिर हम सब अपने अपने जाति के नेता हैं, हम सब मिलकर
देश समाज के लिए क्या करते हैं, और हम नेता लोग सब मिलकर हम लोगों में जो दुर्बल जाती है उसके लिए क्या करते हैं। गांव के अंदर यही काम होने चाहिए ना, गांव के विकास की चिंता करने वालों ने गांव के हर परिवार की, हर जाति की चिंता करनी चाहिए। यानी एक तरफ हम जैसा एक तरह से मैक्रो प्लानिंग करेंगे कि गांव में पानी आए इसकी चिंता करते हैं, वृक्ष लगे इसकी चिंता करते हैं, जैविक खेती हो ऐसी चिंता करते हैं। वैसे गांव के लोगों ने हमारे गांव में वहाँ एक परिवार रहता है, उसके घर में थोड़ा सा अभाव है, इसकी चिंता करनी चाहिए। अमुक एक घर में है, वो लड़के को पढ़ा नहीं रहा है, क्या हुआ, चिंता करनी चाहिए। और ये जाति निरपेक्ष चिंता होनी चाहिए। गाँव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव हो, किसी जाति का हो, किसी आर्थिक स्तर का, कुछ भी हो, लेकिन पूरा गांव मेरे साथ है। पहले अपने आप ऐसा पुरातन परंपराएं अभी भी चलती है कहीं कि बीमारी में किसी अल्प भूधारक का बैल मर गया, पहले बैलों की खेती थी ना, तो सारा गांव मिलके उसके खेत को एक दिन जोत देता। किसी गरीब के यहाँ विवाह है, उसकी औकात नहीं है, रिवाज तो है, जितने रिश्तेदारों का गांव है सबको बुला, तो गांव उसके विवाह के भोजन की वगैरह व्यवस्था कर, प्रत्यक्ष देखा है मैंने, ये होती है। ऐसी चिंता गांव वाले कर रहे ही नहीं, यही समरसता है, यही सद्भावना है। और ये हो रहा है कि नहीं, ये देखो। व्यसन मुक्ति से लेकर तो अनीतिकारक विचारों से मुक्त, अनीतिकारक आचरण से मुक्त, ये जो होती है कि नहीं, व्यसन मुक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी एक परंपरा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, ऐसा चलता। तो महिला वर्ग की तरफ देखने की हमारी दृष्टि यह है कि महिलाएं माता समान है। इसमें अंतर आ गया, इसलिए महिलाओं के संबंधित अपराध बढ़ गया, इसलिए घर में महिलाएं प्रसन्न नहीं रही, प्रताड़ना हो गई। तो महिलाओं के प्रति ये जो दृष्टि है, हमारा परंपरागत मूल्यों के आधार पर ये है कि नहीं, महिला अपनी संगोपनकारिणी शक्ति है, तो उसको उस रूप में देखना चाहिए, उस रूप में उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसी कुछ एक गुणवृत्ति, मूल्य वृत्ति ये होनी चाहिए। सत्य बोलना सामान्य बात, कितना छोटे छोटे व्यवहार में कितना झूठ बोलते हैं, और मालूम है तो भी कहते कि झूठ बोलना पड़ता है, क्या करेंगे, कुछ मात्रा में सच भी, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं सीखा है परंपरा में। हमने कहा हर कीमत पर सत्य बोलो, बलि चले जाओ, चलेगा, मर जाओ, सत्य के लिए मर। लेकिन आजकल काम नहीं होता, इसकी सबब बताकर लोग झूठ बोलते हैं। छोटी बात है, ऐसी आदतें हैं बहुत सारी, आप और विचार कर सकते हैं। एक उदाहरण पता है, विशेषकर नई पीढ़ी में आदतें है कि नहीं। तो जैसे गांव के भौतिक विकास की चिंता करते हैं, वैसे गांव के सद्भावना की चिंता करना, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सद्गुण विकास की। और चौथी बात है कि गांव अपने विकास की चिंता कर रहा है, गांव देश के बारे में कितना जानता है। तो ग्राम विकास समिति कुछ त्योहारों में ऐसे आयोजन कर सकती है कि देश की परिस्थिति क्या है, दुनिया की परिस्थिति क्या है, उसके प्रकाश में अपने कर्तव्य क्या है, देश की परिस्थिति में, दुनिया की परिस्थिति में हमारे लिए और उपयोगी सिद्ध हो सकती ऐसी बातें कौन सी है, अपनी परंपरा में कौन सी है, नए ज्ञान विज्ञान में कौन सी है।
धर्म के आचरण के बारे में आज विहित क्या है, अविहित क्या है, रूढ़ी कुरीति कौन सी है और सत परंपरा कौन सी है, इसका विचार होकर उसके अनुसार आचरण करना। आदि आदि के लिए जो प्रबोधन चाहिए, वो प्रबोधन भी एक पद्धति बनाकर गांव में नियमित मिलता है लोगों। अभी श्रीबरनी में मैं गया हूँ, व्याख्यानमाला चलती है, तीन दिन की व्याख्यानमाला होती है। गांव से ट्रैक्टर वगैरह में बैठ के लोग आते हैं, 3-4 हजार लोग रहते हैं और अच्छे विषयों की चर्चा होती है। उनका ज्ञानवर्धन होता है तो आदमी सोचता है तो उसकी दृष्टि विस्तारित होती है, तो फिर उसका जीवन अकेले का जीवन नहीं रहता, उपयोगी जीवन होता। तो हम जो कर रहे हैं, हम गांव का विकास कर रहे हैं। ऐसे ही विकास में भी वास्तव में विकास क्या है? कुछ वर्ष पहले, कुछ दशक पहले सरकार ने मुफ्त घर योजना शुरू की और अंदर के देहातों में घर बना दिए। लेकिन उन घरों में रहने के लिए विशेषकर वनवासी लोग गए नहीं, उन्होंने अपनी बकरियां वहां पर बांधी, सार्वजनिक शौचालय बनाए, शौचालय तो गया वो अपनी बकरियां वहां। अगर ऐसे जगह विकास करना है तो क्या करने से विकास होता है? अभी गिर गाय का बहुत प्रचलन है, गिर गाय बहुत दूर की, तो थोड़ा ऐसा भी सोचना चाहिए। भाई हमारे यहाँ इतनी सारी गायों की नस्लें, थोड़ा बारीकी से देखते तो आपके ध्यान में आता है कि जहाँ धान की खेती है, कीचड़ में बैलों को काम करना पड़ता है, वहां पर कम वजन वाली प्रजातियां वहां है, दूध कम ज्यादा देती है, लेकिन एक बात कॉमन है, धान की खेती जहाँ है वहां कम वजन वाली, और गेहूं की खेती जहाँ है वहां भारी प्रजातियां, भारी प्रजातियां धान में काम नहीं कर सकती। हमारे यहाँ दूध कभी व्यवसाय का विषय नहीं था, वो बेचा नहीं जाता था, गाय दूध के लिए पाली नहीं जाती, गाय हमारे लिए कृषि के लिए उपयोग में आती थी, किसान को स्वावलंबी बनाती थी, अपना पेस्टिसाइड बनाता है, अपना खाद बनाता है, और ट्रैक्टर मुफ्त में मिल जाता है, बैल मिल जाता है, बैल की खेती होती है, वो जमीन को कम खराब करती है। ये सारा सोच के हमारे यहाँ का जो बना है, आज अगर पूरा दुनिया का कृषि जगत जैविक खेती पर वापस जा रहा है और बहुत जल्दी मशीन की खेती भी वो छोड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, तो हम उनके अनुकरण में उनके पीछे कितना चलेंगे? मैं स्वयं जानवरों का डॉक्टर हूँ, तो हम सरसंघ चालक बनने के बाद जहाँ जाता हूँ वहाँ जानवरों का डॉक्टर मिलने के लिए आते, बुलाते भी है। तो मैं वहाँ एक बात रखता हूँ कि जो विकास के नाम पर आप बातें बोल रहे हैं, थोड़ा इसका विचार करो। नॉलेज है, ठीक है, ऐसी ही नॉलेज है ना, जर्सी बहुत दूध देती है, क्रॉस ब्रीडिंग हो सकता है तो दूध बढ़ सकता है, लेकिन भाई यहाँ की स्थिति देखो, यहाँ का किसान देखो, वहाँ हमारे जैसे देशों को लूटकर जो संपत्ति बनी है उसके आधार पर आप डेयरी में एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जर्सी गाय हमारे किसान के गायवाड़े में बंदी रहेगी तो इसी नहीं रहेगा, और वो सहन नहीं कर सकते, तो यहाँ की बीमारी है उसको जल्दी लग जाएगी। इसका विचार करके क्या किसान को देना नहीं देना आपको तय करना चाहिए, ऐसा मैं बताता हूँ। ऐसी बातें भी अपने को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि पुस्तकों में ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान कहाँ देना? क्योंकि विकास जब हम कहेंगे तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर जो अप्लीकेबल है वो देना, ये उसका अर्थ होता है। तो ऐसा विचार करके इन बातों में आगे जाना। पर्यावरण की बात जहाँ है, वृक्ष लगाओ, लेकिन कौन से वृक्ष लगाओ? अभी आते समय देखा एक जगह बीच में, शायद डिडोरी जिला है या मंडला जिला, कलेक्टर साहब आए, यूकेलिप्टस आय बढ़ाता है,
नीलगिरी के पेड़ आय बढ़ाते हैं, तो बहुत सारे नीलगिरी के पेड़ लगे, लेकिन नीलगिरी का पेड़ जमीन से और हवा से एक साथ पानी खींचता है और पानी विरहित बना देता है। इसलिए जिधर ज्यादा दलदल है, समुद्र के किनारों पर है, सारी नदियां वहां अपना जल उंडेलती है सागर में, इसलिए बहुत सारे ऐसे दलदल की वहां नीलगिरी होता है। वहां नीलगिरी लगाने से लाभ है, यहाँ लगाने से जमीन गड़बड़ हो गई तो लोगों ने लगाना बंद कर दिया, बाद में अच्छा है। नीलगिरी का पेड़ है, वो 1000 कामों में आता है, इसलिए उसकी कीमत है, किसान की आय बढ़ा सकता है, ये नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज कहाँ अप्लाई करना, ये सोचना पड़ेगा। हमारा ग्राम विकास का तरीका भी उस ढंग से हमको, और इसलिए ग्राम विकास का तरीका एक सा नहीं हो सकता सारे देश में। हो सकता है हर गांव के लिए अलग तरीका अपनाना, ऐसा हमको जाना पड़ेगा। तो फिर ये जो विकास का काम हम कर रहे हैं, पर्यावरण का विकास होगा, गांव का विकास होगा, नदी के बारे में, ये सारा चक्र है ना। जंगल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, गांव के लोग शिक्षित नहीं होते, शहरों के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो नदी में गंदगी जाएगी। प्रश्न तो उपाय क्या करती, इससे भी ज्यादा पास में जो नदी के पास है उन लोगों में श्रद्धा कितनी, इसका ज्यादा है। गंगा किनारे रहने वाले लोग 40 साल 50 साल पहले तक नदी का पानी जिस तरफ ज्यादा रिसता है उस इलाके को छोड़कर, उस इलाके को छोड़ना है तो नदी पार करनी पड़ेगी, तो नदी पार करके प्रातः विधि के लिए जाते हैं। उत्तर किनारा है गंगा का, उधर पानी रिसता नहीं जाता, पानी उधर रिसता है दक्षिण गंगा। तो गंगा के दक्षिण में रहने वाले, काशी में रहने वाले लोग प्रातः विधि के लिए गंगा पार करके रोज जाते हैं। ये समझदारी की, और समझदारी श्रद्धा से आती है। देव नदी है, पवित्र नदी है, उसको हमने अपवित्र नहीं करना। हम ग्राम विकास करेंगे तो इस श्रद्धा का विकास भी होना चाहिए, तो नदी में नदी को बचाने में अपने आप सहायता मिलेगी। कितनी ही ऐसी बातें हैं, आधुनिक विज्ञान है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, विज्ञान है, ज्ञान का विवेक के साथ उपयोग जरूर करना चाहिए। परंपरा में भी ज्ञान है बहुत सारा, और आधुनिक विज्ञान तो आपको जैसा है वैसा लिखा हुआ पुस्तकों में मिलता है, लेकिन परंपरा का ज्ञान ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता। तुलसी पवित्र है ऐसा बताएंगे, लेकिन पवित्र क्यों है पता। आज 140 करोड़ है, लेकिन जब हम 47 करोड़ थे तब भी ये हर एक को कैसा बताएंगे, हर एक को समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने परंपराओं में डाल दिया, तुलसी की पूजा करना धर्म है बोल दिया, तुलसी चबा के नहीं खाना, निगल लेना ये धर्म है ऐसा बोल दिया। तो उसका फायदा ये हुआ कि सुदूर जंगल के गांव के झोपड़ी तक ज्ञान व्यवहार पहुंच गया, आचरण पहुंच गया। परंतु एक नुकसान हो गया कि उसके पीछे के कारण परंपरा लुप्त हो गई। तो फिर जब विदेशियों ने हमको समझाया कि तुम्हारे पूर्वज बुद्धू थे, तो हमने आसानी से मान लिया। आज अब साधन इतने हैं सिखाने के वगैरह, हमको भी जानना पड़ेगा और जानकारी के साथ लोगों को समझाना पड़ेगा, उनमें श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, तब फिर से ऐसा आचरण जो सबको समृद्ध करता है एक साथ, वो प्रचलित। इसलिए ये सारे काम जो हम कर रहे हैं उसमें एक जीवन का योग्य तरीका जिससे मनुष्य, समाज, सृष्टि सबकी एक साथ उन्नति हो, सबका अभाव दूर हो, सर्वे भी सुखिनः सन्तु वाली बात हो, ऐसा एक जीवन का तरीका हम ले जा रहे हैं। कार्यक्रम अपना अपना अलग है, कोई पर्यावरण में काम करेंगे, कोई नदी में काम करेंगे, कोई शिक्षा में काम करेंगे, स्वास्थ्य में काम करेंगे, ग्राम विकास का विचार करेंगे, गौ के बारे में विचार करेंगे। लेकिन इन कार्यक्रमों के द्वारा हमको पहुंचाना क्या है, ये जीवन दृष्टि और ये आचरण का तरीका पहुंचाना है।
इतनी बात मैं समझता हूँ, ध्यान में रखकर अपना काम चले। चल तो अच्छा ही रहा है, उचित दिशा में बढ़ रहा है, गति के साथ बढ़ रहा है, गति की सीमा नहीं होती। थोड़ा कार्यकर्ता कितने अपने पास ये ध्यान में रखकर और लोगों को कब कितना हजम होता है ये ध्यान में रखकर अपनी गति बढ़ाते चले, और ये ध्यान में रखकर बढ़ाए कि इसके साथ साथ कोई जीवन दृष्टि और आचरण का तरीका देना है, तो हमारे ये सारे काम ठीक से अपने परिणाम तक पहुँचेंगे। समय समय पर इसका मूल्यांकन करते समय इन दिशाओं में भी हम कितने आगे गए हैं इसका जायजा लेना पड़ा, क्योंकि ये गिन नहीं सकते। जिसको कहते हैं इनटेंजिबल, ऐसा है। टेंजिबल तो वही है, कितने पेड़ लगाए और कौन से नए तरीके लाए, वो गिन सकते हैं। लेकिन जो गिन सकते हैं वो ऊपर ऊपर है, अंदर है, वो गिन नहीं सकते, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। तो इसका तो आकलन ही करना, रिपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आकलन अपनी टोली में बैठकर बीच बीच में करना चाहिए कि ये कितना हुआ। तो हम जिस हेतु से ये सारा कर रहे हैं वो हेतु पूर्ण सफल होता हुआ हम भी और ठीक से अनुभव कर सकेंगे। आप सबको अनुभव पूर्णता के साथ जल्दी मिले, ये शुभकामना देता हूँ और मैं